नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैसे अच्छे होना भी चाहिए। आजकल वैसे सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो कुछ लोग मेरी तरह सर्दी जुकाम से ग्रसित भी होंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिंदगी का नाम ही यही है। चाहे बीमार हो चाहे थके हो, काम करते रहना है, मंजिल की ओर बढ़ते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कौन सी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? सीटेट की। हम लोग जितने लोग हैं अभी, क्या सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए? एक फोकस होना चाहिए, सीटेट सीटेट सीटेट। हम लोग को सीटेट क्रैक करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है ना दोस्तों? और जिन दोस्तों का भी 9 तारीख को शायद पेपर होने वाला है, तो जिनका भी पेपर है वो एकदम कमर कस लीजिए, एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए ना। चलिए, क्या लिखा है? जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते ज्यादा है लेकिन करते तो कुछ नहीं है। दोस्तों, सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन सोचने के साथ करना भी पड़ेगा। अगर आप रजाई में बैठे बैठे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा सीटेट निकल जाएगा, मैं कर लूंगी, कर लूंगा या कर लूंगी, तो थोड़ा मुश्किल है ना। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। अब कुछ नहीं करना, आजकल तो आपको सब कुछ मिल रहा है, मोबाइल पे मिल रहा है, तो पढ़िए दोस्तों, पढ़िए। चलिए, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, क्या देखिए लिखा है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों की मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। सही बात है, बच्चों को ध्यान में रखकर। क्या बोल रहा है? आपको पहले ही बताया, सीटेट में क्या बच्चा ही मेन है, बच्चा प्रमुख है, सब कुछ बच्चे को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो इसमें क्या देखा, क्या ये शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षार्थी होगा, सिर्फ बाल केंद्रित प्रक्रिया होगी, या फिर विस्तारवादी? तो दोस्तों, जब बच्चे को, सब कुछ बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और अभी आपका प्रेजेंट टाइम में चल भी क्या रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा ही चल रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? चलिए देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। भाई, विद्यालय के बाहर जो सीखेंगे वो भी प्रासंगिक होगा, उनके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहेगा वो। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कह रहा है, अनुभव तथा दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। अच्छा, ये तो शिक्षक के बारे में बात कर रहा है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अरे, इसको तो तुरंत ही काट दीजिए, आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चे क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से तर्क करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन। लेकिन उनके अनुभव तथा दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मान के समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कराया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही सही होगा। चलिए दोस्तों, सीटेट के क्वेश्चन देखिए, आपके ना जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसको आपके समझ के स्तर को वो जानना चाहता है, तो अपनी समझ को बढ़ाइएगा और समझ के साथ करिएगा। देखिए क्या कह रहा है? यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, मनोरंजन जानते हैं ना दोस्तों, कोई भी रुचिकर कार्य करवा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना? अरे बिल्कुल नहीं, ध्यान क्यों हटाएंगे? पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना? नहीं, अनुशासन में क्या, बच्चे क्लास में आए, उनको अनुशासन करना थोड़ी एकमात्र होगा। कार्यभार कम करना? टीचर ऐसा थोड़ी चाहेगा कि उसका कार्यभार कम कर दिया जाए। विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना? सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? यही है कि उनके प्रोत्साहन और उनका उत्साह का संचार करेंगे, ताकि क्लास में एक नई ऊर्जा भर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं क्यों एक मोटिवेशनल कोट्स लेते हैं? क्योंकि क्या चाहते हैं कि हमारी क्लास में क्या ऊर्जा बरकरार रहे, सब लोग एक नए सिरे से, एक नए तरोताजा होकर पढ़े। तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है? मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? मतलब अनुभव के माध्यम से किससे?
ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। क्या ये चॉम्स्की का है, ये वैगोस्की का है, या फिर पियाजे का है? तो अनुभव के माध्यम से यही कि किस पे है, ये स्किनर कहते हैं। कैसे स्किनर क्या कहते हैं? पुनर्बनल अनुभव, इस सब के माध्यम से सीखने की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? किस प्रकार से कार्य करते हैं रचनावादी कक्षा में? समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। अच्छा, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। रचनावादी कहाँ से हो जाएगा? जब वो विकल्प लिखेंगे, सिर्फ लिखना रचनावादी। फिर केवल आ गया, वैसे ही काट दीजिएगा। केवल शिक्षा के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, अरे ये तो एकदम गलत हो गया। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। आवाजें करने से ये मतलब नहीं है कि वो शोर कर रहे हैं, आवाजें मतलब वो कक्षा की गतिविधियों में भाग लेते हैं, बराबर से बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत अंग, यहाँ होगा अंग के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। देखिए चयन तथा श्रेणियों में बांटना ये तो लिया जाएगा। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पे बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना, अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए अधिक से अधिक अवसर देंगे, एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना यानी इंटीग्रेटेड, यानी हर चीज को जोड़ते हुए पढ़ाना, ये भी सही बात है। लेकिन विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, ये क्या, ये गलत होगा। सिर्फ पठन कौशल पे ही नहीं बल दिया जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। जो गलत होगा निगेटिव में वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? ठीक है, एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ना ऑप्शन बड़ी चालाकी से बनाया है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे अच्छा वर्ड तो विविधता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी, अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे, वो क्लास सबसे बेस्ट होगी। तो विविधता तो आपको इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर दिया, विशिष्ट कक्षा। विशिष्ट कक्षा नहीं चलानी चाहिए, समावेशी कक्षा चलानी चाहिए, ताकि हर स्तर के, हर तरह के बच्चे एक जगह बैठ के शिक्षा ले सके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हमेशा कहती हूँ, फिर कह रही हूँ कि नहीं पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, अप्रभावकारी आदतों को हटाना नहीं है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों को अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। देखिए बाकी तीनों में बहुत अच्छी बातें कही, उनका रुचि जागृत करना है, उनको दोबारा पढ़ाना है, आदतों को हटाना है जो उनके काम की नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? रटाना, जहां भी रटन विद्या पे बल दिया जाए, बच्चों को रट्टू तोता बनाया जाए, उस ऑप्शन को आप तुरंत काट दीजिएगा, यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम है? उनकी प्रतिभागिता यानी वो पार्टिसिपेशन उनका कितना ज्यादा होगा, उसके लिए कौन सा उपयुक्त उपागम होगा? क्या वो संरचनात्मक उपागम है, व्याकरण अनुवाद विधि है, संप्रेषणात्मक उपागम है, या निबंधन विधि है? तो दोस्तों जब बच्चे क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे, एक दूसरे से विचार, अपनी बात करेंगे, अपने विचार आदान प्रदान करेंगे, तो क्या होगा, उनका जो क्या होगा, प्रतिभागिता जो है बढ़ेगी। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, एक चीज देख रहे होंगे, निमज्जन विधि, ये आजकल पिछले साल से बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। सीटेट के में निमज्जन विधि पूछता है, इसका मतलब समझ लीजिए, निमज्जन जो होता है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द, और इसका क्या मतलब होता है दोस्तों?
इसका मतलब होता है गोता लगाना या डुबकी लगाना, पानी के अंदर गोता लगाना या डुबकी लगाना नदी के अंदर। इसका इसका शिक्षा से क्यों जोड़ा गया? शिक्षा का से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि गोता या डुबकी लगाना यानी किसी चीज में एकदम तल्लीन हो जाना, एकदम उसमें घुस जाना, एकदम तल्लीनता के साथ पढ़ाई करना। इसका मेन जो शाब्दिक अर्थ है तल्लीन। तो निबंजन विधि वही होता है। और इसमें क्या, पहले मातृभाषा की शिक्षा ग्रहण कराने के बाद उसको दूसरी भाषा का अच्छे से ज्ञान कराया जाता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए शिक्षक को देखिए क्या करना चाहिए, यानी आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे। वहां पे बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। अच्छा, योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। चलो देख लेते हैं अगला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब परीक्षा ले लो जल्दी जल्दी। फिर क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की विविधता, देखिए आया ना दोस्तों, विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, उनकी विविधता, उनकी जो डाइवर्सिटी, उसको एज अ रिसोर्स उनको प्रयोग करना चाहिए संसाधन के रूप में, तथा उनके लिए क्या, शिक्षक को भी विविध प्रकार की विधियों के प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? बताइएगा कौन सी है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, सिर्फ शुद्ध उच्चारण पर बल देने से प्रभावकारी हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पुस्तक की पाठ सामग्री को स्वस्वर पढ़ाना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों की क्या रुचि को ध्यान पे, जब हम शिक्षार्थियों सीटेट में ऐसे ही हैं, उनकी रुचि, उनको रचनात्मकता बनाना है, ऐसे ही जहां ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा। उनकी रुचि पे ध्यान देना है, उस पर चर्चा करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के स्तर का विषय वस्तु चुनना है और उसी से उन्हीं की शब्द संपदा पे ध्यान देना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है बशर्ते लगा दिया दोस्तों। देखिए मतलब बशर्ते क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, बच्चे ये जान जाएंगे उनकी परीक्षा ली जाएगी, ये होगा नहीं। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन के से संबंधित है। अच्छा, ये भी ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए कितना अच्छा बोला, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। अच्छा, डी देख लेते हैं, वे इस बात को महसूस करते हो कि एक तरह के कार्य में वे अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। एक तरह के कार्य, ये तो तुरंत काट दीजिएगा। परीक्षा ली जाएगी, इसको भी काट दीजिएगा। अब बी सी वाली बात होती है, ये सही बात कर रहा है, लेकिन क्या बशर्ते जो लिखा गया वो ये है, क्या उन्हें इस बात का पूर्वाभास, उन्हें पहले से पता हो कि निर्देशात्मक जो उनके उद्देश्य है उसकी प्राप्ति पर उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने के प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। नहीं बोला है, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, ये तो है। जीवा तथा होठों का सही स्थिति का अभ्यास कराना, ये भी है। शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बल के अवसर उपलब्ध कराना, ये चलिए अच्छा अगला देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सके। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब अच्छा भाषण देने के लिए युक्तियां हैं, तो ये सब सही होगा, मतलब ये तीनों गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा कौशलों के उप कौशल है, इसके उप कौशल कौन कौन से हैं।
आपके पता है 4 कौशल होते हैं, तो उप कौशल जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं, एक श्वसन पाठन, एक मौन पाठन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। बोधगम्य निवेशों का विचार मैंने पहले ही बताया किसके द्वारा दिया गया, स्टीफन क्रेसन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। देखिए कैसे की जा सकती है, अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। अच्छा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। नहीं दोस्तों, सबसे क्या विकास में क्या सबसे ज्यादा अनुभव जरूरी है, तो अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही सबसे सही कह रहा है और यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माँ के द्वारा शिशु को बोले जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं। जब माँ के द्वारा जो बच्चों को खिलाती हैं, बोलती हैं उसको हम कैसे जान सकते हैं। बबलाना, बबलाना तो नहीं होगा, बबलाना तो जानते हैं बच्चे क्या जब छोटे रहते तो ब करते तो वो होता है, ये तो नहीं होगा। अनुकरण के माध्यम से अधिगम, ये भी गलत हो जाएगा। बाल निर्देशित वाचन, सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन भी गलत होगा। बाल निर्देशित वाचन, क्या माँ अपने बच्चे से क्या उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख के बात करेगी, तो यहाँ क्या होगा, बाल निर्देशित वाचन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं, बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन देते हैं। चित्रों में वर्णित 2 दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। ठीक है, रोल प्ले कराया जा रहा है दोस्तों। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी चैप्टर से काबुलीवाला चैप्टर है, उसका क्या उसके पात्रों का क्या बच्चों से रोल प्ले कराया जा रहा है, नाटक कराया जा रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवलोकन, संदर्भीकरण, संज्ञानात्मक उपागम या सहयोग। तो दोस्तों यह प्रक्रिया अवलोकन कहलाएगी, क्योंकि क्या वो देखकर क्या पाठ वस्तु को पढ़ के चित्र वगैरह को देखकर क्या अवलोकन करके वो नाटक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों को उपलब्धियों को मापन किया जाता है, और वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो वो क्या है, ए निपुणता परीक्षा, बी व्यक्ति परीक्षण, सी उत्पादक परीक्षण या डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं निपुणता परीक्षा। कौन सा कहते हैं, निपुणता परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन और बोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। देखिए क्या कहा होगा, चलिए, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुना और यह कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। ये सही लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनी की बताओ। सिर्फ उसका दैनंदिनी बताए तो ये तो गलत हो जाएगा, उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास तो होगा नहीं। पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करो, ये भी नहीं लग रहा है। विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। सिर्फ लाभ हानि का चर्चा करेंगे तो टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्या अपने शब्दों में जब वो सुनाएंगे कहानी को दोबारा और उसके मुख्य बिंदु बताएंगे, तो बच्चे क्या अपने तरह अपने अनुभव को जोड़ते हुए कुछ रचनात्मक चीजें निकालेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। देखिए, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है, ये तो गलत है। मातृभाषा हमेशा क्या सहायता करती है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अरे ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्या मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। ग्राह्य कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल, जो मतलब जो ग्रहण किए जा सके। देखिए क्या है,
श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने पेडागोजी की क्लास में क्या बताया था, सुबोपल्ली, सुबोपल्ली बताया था कि नहीं, या फिर आप कह सकते हैं LSRW, ठीक है। इसमें मैंने आपको सु से क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, जिसमें सुनना और पढ़ना क्या था, आपका ग्रहणात्मक कौशल था। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये ग्रहणात्मक कौशल था, और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल था। कौन सा, अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल था ना। और SLRW में भी देख रहे, जानते हैं, L से लिसनिंग, S से स्पीच, R से क्या होगा, राइटिंग, और W से क्या, R से रीडिंग और W से राइटिंग होता है। तो जिसमें LR का मतलब वही लिसनिंग और रीडिंग क्या होता है, श्रवण तथा पठन कौशल आपके क्या होंगे, ये आपके ग्राह्य कौशल होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऐसे जरूर याद करिएगा दोस्तों। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री कह रहा है दोस्तों, दृश्य यानी जो चीज देखी जा सके। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी नहीं देखी जा सकती है। पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, सीधी सी बात है, आप उनको देखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। रेडियो प्रसारण, संदर्भ पुस्तकें, पुस्तकें भी देखी जाएंगी, चित्रात्मक चार्ट ये भी आप देखेंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन रेडियो प्रसारण, रेडियो क्या होता है, ऑडियो है, मतलब आप उसको सुनेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है। उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है ना दोस्तों। देखिए, व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सुझाना, जिनके आधार पर उपचारात्मक निर्देश दिए जा सकते हैं, ये तो करता है। अध्यापक समस्याओं को संबोधित करने और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते हैं, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक कार्यों का चयन करना, ये भी सही बात है। नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना, यही गलत है। क्या क्या उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती हैं तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को इस विषय से संबंधित विचारों को जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है, मतलब शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है, मतलब जल्दी से कुछ बता रही है, उस पर लेख लिखने के लिए कहती है कि जल्दी जल्दी नोट करके लिखे। क्या वो पुनरावृत्ति कर रही है, दोहरा नहीं रही है, आकलन भी नहीं करवा रही है, वो मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग यही वो करवा रही है। जब बच्चे सुन के तुरंत जल्दी जल्दी लिखेंगे तो क्या उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी सृजनात्मक चिंतन जो है बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूचियों की जांच भी वो नहीं करवा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है, किसे स्वीकृति देता है। देखिए क्या, मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, ये तो आपका जानते हैं। लैड है, लैड की बात कौन करते हैं, नैम चोम्स्की करते हैं, आपके नॉम चोम्स्की। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, भाषा आदन, ये तो आपके थॉर्नडाइक बोलते हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। तो दोस्तों जो आपका सबसे सही है क्या, संज्ञानात्मक में क्या होता है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है, यही कहता है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है, भाषा की विशेषता पूछ रहा है दोस्तों। देखिए क्या ये भाषा यादृच्छिक है, नहीं। भाषा एक कौशल है, सिर्फ एक कौशल नहीं है, भाषा एक व्यवस्था है। मैंने बताया था नहीं, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा प्रजाति विशेष है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या भाषा एक व्यवस्था है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। शुद्ध वर्तनी में लिखना,
अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ पठन अथवा लेखन। भाषा प्रवाह का दोस्तों यही मतलब होता है कि जब वो सहज गति के साथ वाचन भी करे, पठन भी करे और लेखन भी करे या लेखन भी करे, तो यही तीनों आपका भाषा प्रवाह के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? मतलब उसकी तुलना करने कह रहा है, लेकिन किससे करनी चाहिए? देखिए क्या है, कक्षा में अन्य बच्चों से, अरे अन्य बच्चों से कहेंगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा कि मेरा कंपैरिजन उससे किया जा रहा है, उसके अंदर हीन भावना आ सकती है। तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ ये भी गलत है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ किसी भी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ यही सही है। हम उसका तुलना उसी से करेंगे, उसके अधिगम से करेंगे कि वो अपना अधिगम मतलब वो पिछला कैसे सीखा था, अब उसकी प्रोग्रेस क्या है, अब वो कितना ज्यादा सीख पाया है, ये चीज हम देखेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? लेखन में क्या चीज पूछ रहा है, क्या क्या क्रम सम्मिलित है? प्रारूपण, संपादन, मानस मथन, दोहराना, सम्मिलित चारों है। चलिए इसको लगा लेते हैं क्रम में। तो पता है दोस्तों सबसे पहला क्या, सबसे पहला होता है संपादन, ठीक है। दूसरा हम उसका प्रारूपण करते हैं, तीसरा मानस मंथन, ठीक है। फिर मानस मंथन वही आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, और चौथा फिर आपका आता है दोहराना। तो देखिए आपको एक, तो इसका क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 3 4। आपको 2 1 3 4 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है। 1 2 3 4 बी दिया है, 2 1 3 4, यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा 2 1 3 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी ये सब गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है दोस्तों। अगर आप इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे तभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को भी प्रोत्साहन चाहिए रहता है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे सारे शिक्षक लगे हुए हैं, आपको टाइम टू टाइम क्लास दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अब नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।